गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं आया तब से लगा हुआ हूँ। अब जाके क्लास में जो मुझे पढ़ाना था वो तैयार हो पाया है। लेकिन ये मान के चलो कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यकीन मानिए आप लोग, ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों के पास? तुम लोग स्टार्ट करें। आवाज आ रही है ना? देखो, लास्ट क्लास मैंने एक अपलोड की थी क्लास, अब आप फटाफट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट क्लास में मैंने एक क्लास अपलोड की थी जो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। देखो, सब कुछ मैंने बता दिया था। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। अब देखो, हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हम लोग एक दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है आपको कि एक तो एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास कोई सिंपल एल्केन है, ध्यान रखना। और सिंपल एल्केन का मतलब है 4 कार्बन की एल्केन, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, 8 कार्बन की, 9 कार्बन की और 10 कार्बन की। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। अगर इनके कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर आपसे पूछता है, ध्यान रखना। देखो, हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर इनके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं, हेप्टेन के 9 आइसोमर होते हैं, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डेकेन के 75 आइसोमर्स होते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, सी कार्बन से स्टार्ट करना है और आपको ध्यान रखना है 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, बस इतना सा ध्यान रख लेना। ये 4 कार्बन की, ये 5 की, ये 6 कार्बन की, ये 7 कार्बन का, ये 8 कार्बन का, ये 9 कार्बन का और ये 10 कार्बन का। पहली इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की, ध्यान रख लेना। हर एक लाइन अपने आप पे इंपॉर्टेंट है। आप ये मत बोलना बाद में कि सर ये चीजें रह गई थी या हम लोग भूल गए थे, वो सारा पता होना चाहिए आप लोग। तो पहला कंसेप्ट एक तरह से क्वेश्चन ही मान लो। ये आपको ब्यूटेन से लेकर के डेकेन तक के जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उनके, देखो, एक क्वेश्चन सीधा सीधा मिल जाता है एग्जाम में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन मिल जाए सीधा सीधा यहां से, ठीक है? तो ये देखो, ये संख्या आपको टोटल हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फॉर्मूला दिस। अब देखो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि ये फॉर्मूला है कौन से फंक्शनल ग्रुप का। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो तो फिर आप इसके आइसोमर नहीं निकाल सकते, ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि C10H12O की कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा। देखो, एक सिंपल एल्केन का फॉर्मूला होता है, सॉरी, सिंपल एल्केन का हमारा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारा एक सिंपल एल्केन होता है। अब ध्यान रखना, ये एल्के अगर हम लोग यहां से बात करें, सॉरी C5 है, C5 लिखना है हमें, C5H12 है, ये ध्यान रख लेना भाई। मैंने C10 कर दिया है, C5 लिखना है, सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूं आपको। C5H12O का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखो, एक सिंपल पॉसिबिलिटी बताता हूं। ये देखो, एक तो अल्कोहल हो सकता है, एक ये ईथर हो सकता है। तो ये तो आपको क्लियर है कि अल्कोहल होगा तो ईथर भी होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। देखो, समझो चीजों को कैसे करना होता है। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है, ये एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। ये ध्यान रखना
क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये अल्कोहल ईथर होंगे या एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। अब देखो 2-3 तरीके होते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसकी बात करें यहां से देखो, तो अगर यहां से बात करें तो C5H12 है, तो देखो ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें एडिशनल ऑक्सीजन और है। अब देखो तरीका क्या होता है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको क्या करना होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लो आप एसीटोन का फॉर्मूला ले लो, और एसीटोन के फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें यहां पे, तो ये क्या होगा, C3, ठीक है, S6O। मतलब क्या हुआ ये, हम लोग ये कह सकते हैं कि CnH2nO। जबकि ध्यान रखना ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये जो हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है ये कौन से को फॉर्मूला कर रहा है, CnH2n+2O। ध्यान रखना इस बात का अच्छी तरीके से। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करता है, ध्यान रखना, तो हमेशा अल्कोहल और ईथर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो देखो आपके पास तरीका होना चाहिए, चीजों को समझने का तरीका होना चाहिए कि कैसे आप अप्रोच करोगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि यार रट गए ये, यार नहीं आया यार, देखो हार मान के पीछे हट गए तो कुछ ना मिलने वाला भाई। यार आपको पास पता, अरे इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली यार, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई है कि ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिया गया है वो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो अल्कोहल भी हो सकता है और वो ईथर भी हो सकता है। देखो मैंने आपके सामने निकाल के बता दिया ना, मुझे भी पता नहीं था, आई डोंट नो, हकीकत बता रहा हूं, लेकिन मैंने एक तरीका अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो अब इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रख लेना भाई। अब देखो आधा काम मैंने पहले कर लिया है, आधा काम आपको करना है। देखो इसके 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक आपके अल्कोहल होंगे और एक आपका ईथर होगा। अब देखो अल्कोहल जो बनेंगे वो टोटल 8 अल्कोहल बनेंगे भाई। कितने अल्कोहल बनेंगे, 8, और 8 में काउंट कर लो। देखो अब आप देख लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही हो रहा है कि नहीं है। ये 1 डिग्री अल्कोहल, देखो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल बनाने आपको, कितने डिग्री अल्कोहल बनाने हैं, 1 डिग्री। तो देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है बस। लेकिन ये तीनों, अब देखो ध्यान से समझो, ये तीनों पोजिशनल आइसोमर हैं। देखो क्या सीखना है, कैसे सीखते हैं वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये तीनों 1 डिग्री हैं, लेकिन तीनों के तीनों 2 डिग्री, सॉरी ये वाला, सॉरी मैं इधर लिखना था मेरे को, सॉरी थोड़ा सा, ये 2 डिग्री हो गया है हमारा और ये 2 डिग्री है। मैं 1 डिग्री की बात कर रहा था, ये एक 1 डिग्री हो गई, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री। जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा हटा देता हूं, मुझे नीचे जाना था। एक बार जस्ट दोबारा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले 1 डिग्री की बात करते हैं। तो ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ये वाला भी 1 डिग्री है और ये हमारा, जस्ट 1 मिनट, ये वाला भी हमारा 1 डिग्री है, तीनों देख लेना, और ये वाला भी 1 डिग्री है। तो 4 एल्को, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फॉर्मूले के कितने 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे, तो वो चीज भी ध्यान रख लेना। तो देखो 4 आइसोमर तो होंगे 1 डिग्री वाले, ध्यान रख लो। देखो एक एक करके फिर हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री। तो देखो एक तो 2 डिग्री ये वाला है, एक 2 डिग्री ये वाला है और एक 2 डिग्री ये वाला है। तो 3 अल्कोहल हो गए आपके 2 डिग्री वाले। और ध्यान रखना एक जो बनेगा वो आपका 3 डिग्री बनेगा, एक जो अल्कोहल होगा वो 3 डिग्री। देखो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसे मत सोच लेना कि यहां से नहीं पूछा जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले के 8 तो बनेंगे अल्कोहल। अब सीधा सीधा है, देखो बना के देख लेना आप लोग चाहे, ठीक है। और अब इसके बनाएंगे ईथर, और ये आपके 6 ईथर बनेंगे, चेक कर लेना भाई अच्छी तरीके से। देखो अब आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, एक बार वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं जिसकी नीड है आपको, जिसकी नीड है आपको। देखो ये आपका ईथर है, ये भी आपका ईथर है, बस ये जो चेन है उसका डिफरेंस है, ये भी ईथर है, ठीक है। अब अगर देखो इन दोनों को देखें ना, ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं, बस यही चीजें ध्यान रखनी है। ये वाला, अगर ये वाले की और इस वाले की बात करें तो देखो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला ईथर एक दूसरे का मेटामर है। आई बात समझ में। तो ये जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है ना C5H12O वाला, इसके टोटल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे, 14 आइसोमर बनेंगे। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से, कितने आइसोमर बनेंगे,
14 आइसोमर बनेंगे। बस चेन का डिफरेंस करना है। इसमें ये देखो, यहाँ पे ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इस वाली चेन में डिफरेंस आ रहा है। इस वाली चेन में ये भी मिथाइल है, ये वाली चेन देखो, ये वाली चेन, ये वाली चेन और ये वाली चेन अलग अलग हो गई। फिर देखो एक तरह से ये भी सेम ही है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ 3-4 कार्बन आ गए। और ये देखो 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर। तो एक बार जो भी मैंने बना के दिया है वो सारी पॉसिबिलिटी आपको सर्च करनी पड़ेगी। देखो वो सारी पॉसिबिलिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है उसके जो टोटल आइसोमर बनेंगे आपके, वो कितने बनेंगे, 14 आइसोमर बनेंगे, जिनमें से 8 तो एल्कोहल, और 8 में भी 4 एल्कोहल 1 डिग्री, 3 एल्कोहल 2 डिग्री और 1 एल्कोहल 3 डिग्री। और ये जो कहानी है ये सारी कहानी ईथर की है, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन जो है हमारा। अब आप लोग बताओ, इसका एक बार कोशिश करना। C4H11N ये आपका एमीन है, सही है। अब आपको क्या करना है, देखो इसका तरीका निकालने के लिए 4 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो देखो आप कैसे स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले 1 डिग्री एमीन बनाओ इसके, और 1 डिग्री एमीन बना दो 4 कार्बन की। तो देखो 4 कार्बन की ये 1 डिग्री एमीन। अब आप चेक कर लो कि हाइड्रोजन पूरे हुए कि नहीं हुए। देखो 3 हाइड्रोजन यहां पे हैं, समझना, और 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे हैं और 2 हाइड्रोजन ये है। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला हो गया आपका 1 डिग्री एमीन का, ठीक है। अब देखो ये आपकी 1 डिग्री एमीन है ना, तो अब और भी हम लोग 1 डिग्री एमीन बनाएंगे, और बनाएंगे तो देखो ध्यान से समझना, एक जो आपकी एमीन होगी वो ये वाली हो जाएगी। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, दूसरी एमीन बन गई, अच्छी तरीके से चेक कर लो आप लोग, देखो ठीक है। इसके बाद इस चेन में ही हम लोग चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। एक जो आपकी एमीन होगी वो ये वाली हो जाएगी, ये भी 1 डिग्री एमीन है, और एक जो एमीन होगी आपकी वो ये वाली हो जाएगी। ये चारों की चारों 1 डिग्री एमीन होंगी। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से कैसे बनाई है मैंने। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 डिग्री एमीन बनाते हैं, और 2 डिग्री एमीन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मिथाइल को इधर रख लेते हैं, ठीक है। एक मिथाइल को इधर रख लिया तो 3 कार्बन इधर ले लिया। 3 कार्बन के बाद इसको देखो ये 2 डिग्री एमीन हो गया। अब ये जो 3 कार्बन है इसकी जो चेन है उसमें चेंज कर देंगे, तो एक NH हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है। और अब की बार 2 मिथाइल एक साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे NH और यहाँ पे ये भी आपकी 2 डिग्री एमीन। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सारी कहानी जो है वो प्रैक्टिस की है, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये ईमानदारी की बात है, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री एमीन बना ले, और 3 डिग्री एमीन जो बनेगा वो केवल एक एमीन बनेगी, एक तरफ मिथाइल और ये 2 मिथाइल और एक तरफ इथाइल। आप चेक कर लो ये 3 डिग्री। तो ध्यान रखना जो टोटल आइसोमर बनेंगे या जो टोटल एमीन बनेंगे इसके, वो कितने बनेंगे आपके, देखो 4 तो बनेंगे 1 डिग्री, तो 4 तो ये, 3 बनेंगे 2 डिग्री, 3 ये और 1 बनेगा 1 डिग्री, टोटल 8 एमीन। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो तो ये तीनों तो क्या है आपकी 1 डिग्री एमीन है, और ये चारों 1 डिग्री एमीन है, और ये आपके तीनों जो है वो 2 डिग्री एमीन है, और ये आपका 3 डिग्री एमीन है। चेक कर लो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलना ही है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करता है, और कौन सा कंपाउंड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, पहले भी मिला था और अब भी मिल जाएगा, ध्यान रख लेना। देखो मैंने आपको बताया है उस वीडियो में अच्छी तरीके से कि कीटो इनोल जो शो करेगा उसमें
एक मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये सबसे मस्ट कंडीशन है। और वो भी किसकी पोजीशन पे, बेसिकली CO की अल्फा पोजीशन पर, वो भी बेसिकली CO की अल्फा पोजीशन पर। अब देखो समझ लेना अच्छी तरीके से, मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। ये मान लो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास कम से कम, ईमानदारी की बात है, 2 क्वेश्चन देख के जाएगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में। ये आज की कही हुई बात ध्यान रख लेना आप लोग, कहीं इसको वैसे मत कर जाना आप माइंड से कि कुछ नहीं यार इतनी रात को क्लास हो रही है, कोई खास मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं 2 क्वेश्चन पक्के मिलने हैं। देखो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, इधर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसमें देखो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब इसमें देखो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये एक तरह से ऑलरेडी टोटोमर शो कर रहा है, क्योंकि टोटोमेरिज्म शो कैसे किया इसने, देखो अगर हम लोग यहाँ पे H है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा H है, इस बॉन्ड को वापस इधर शिफ्ट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स इसकी जो एक तरह से कीटोनिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, इसकी कीटोनिक फॉर्म ये वाली हो जाएगी, ध्यान रख लेना भाई, ये H। ठीक है, हुआ क्या है, देखो यहाँ पे जो H था वो इधर शिफ्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये H यहाँ गया, तो ये एक तरह से इनोल फॉर्म बना ली। ये जो कीटो इनोल वाली फॉर्म है उसमें से ये इनोल फॉर्म है और ये इसकी कीटो फॉर्म है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, इस अल्फा पे H भी है, H भी है, H भी है, लेकिन ध्यान रखना ये H जो है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, और ये कतई पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये कभी भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा एग्जाम में। आपको चेक, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन ऐसे बोला जाता है कि वो एसिडिक नहीं होता। अगर वो एसिडिक नहीं है तो वो एलिमिनेट नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा तो फिर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं की जाएगी। ठीक है, और ये आपको सबको पता ही है, ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि ये इसके साथ शो करेगा और ये H है, ये इसके साथ शो करेगा। इसकी जो एक तरह से इनोल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की इनोल फॉर्म बनेगी, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर कोई कंपाउंड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो उसकी हमेशा ये इनोल फॉर्म मोर एग्जिस्ट करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि मोस्टली उसकी इनोल फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या क्वेश्चन निकल के आया भाई, जो आंसर हमें करना है, दूसरा वाला शो करेगा, तीसरा वाला शो करेगा, चौथा वाला शो करेगा। ठीक है, सॉरी तीसरा वाला नहीं शो करेगा, दूसरा वाला शो करेगा, ये नहीं शो करेगा, चौथा वाला शो करेगा, पांचवा शो करेगा और सातवां शो करेगा। चेक कर लो भाई आप लोग, किसी को भी कोई भी शो तो आप लोग पूछ लो मेरे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। मैं फिर कह रहा हूं आज की क्लास 2 क्वेश्चन देके जाएगी आपको, आप यकीन मानो इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन इज इजीली इनोलाइज, मतलब कौन सा कंपाउंड इजीली इनोल फॉर्म बना लेगा। तो देखो इसकी अगर इनोल फॉर्म देखें तो इसकी इनोल फॉर्म जो होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ का H है, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पे देखो एक H है तो ये H इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर H चला जाएगा, तो इसकी जो इनोल फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की इनोल फॉर्म होगी, ये डबल बॉन्ड और ये वाले। ठीक है, इसकी जो इनोल फॉर्म बनेगी वो सबको ही पता है, ये 135। देखो ये इसके साथ इनोल फॉर्म शो करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसका जो इनोलाइज फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ध्यान रख लेना भाई, यहाँ पे ये OH, ये OH और ये OH, और ये सबको पता है
कि ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। इसलिए ध्यान रखना, ये जो थर्ड कंपाउंड है उसकी सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो इनोल फॉर्म का एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनोलाइजेशन जो होगा वो सबसे फास्ट होगा, क्योंकि यहां पे जो इनोल फॉर्म बन रही है इसकी वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छी तरीके से समझ लो भाई। किसी को कोई किसी तरह का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, और ये क्वेश्चन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है ये। देखो ये दो तरह की चीजें हैं यहां पे, मैं बताता हूं। एक तो है 2-पाइरिडिनोल, मैं बता दूं आपको, स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। ये एन, ठीक है, और एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका इसको बोलते हैं 2-पाइरिडिनोल, और एक है 4-पाइरिडिनोल। और जो 4-पाइरिडिनोल है वो आपका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाई द कीटो फॉर्म ऑफ 2-पाइरिडिनोल एंड 4-पाइरिडिनोल इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। Why the keto form of 2-पाइरिडिनोल, शायद ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसकी तो कीटो फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा मैं बता दूं आप लोगों को, जब इसकी कीटो फॉर्म बनेगी तो इसकी कीटो फॉर्म कुछ इस तरह की बनेगी। देखो ये N, ये H, सॉरी ये H, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये कीटो फॉर्म। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 2-पाइरिडिनोल होता है उसकी कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म, बिकॉज ऑफ, ध्यान रखना मैं फिर लिख रहा हूं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा आप एक बार छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, शायद लिखने में गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर कीटो फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2-पाइरिडिनोल का पूछा जाता है। आप अच्छी तरह से चेक कर लो भाई इन सब चीजों को। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, कोई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, या तो आपको ऑब्जेक्टिव देके पूछा जाएगा कि इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नन ऑफ दीज। तो आप ध्यान रखना वहां पे आपको करके आना है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चेक कर लो भाई यहां तक, अगर किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर कोई भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए आगे, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो ये मान के चलो जो भी क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये दो क्वेश्चन, इनके आंसर तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या है हमारे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट। तो एक्चुअल में देखो क्या होता है, मैं बता दूं कि यहां पे अगर इस कंपाउंड की बात करें हम लोग, इस कंपाउंड को लेकर के, इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस कंपाउंड को बेसिकली मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। इस कंपाउंड को बेसिकली मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये, जब इसका यहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये अल्फा हाइड्रोजन इनोल में पार्टिसिपेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि इधर से ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इधर से ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करने में इस CO का पूरा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ पार्ट ये इसके साथ भी शेयर करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में इस CO का इतना पार्टिसिपेशन नहीं होगा जितना इस CO का होगा, क्योंकि इस CO को, इस नेगेटिव चार्ज को ये CO बिल्कुल कंप्लीटली इसी को स्टेबलाइज करेगा,
इधर कोई रोल नहीं है। अब देखो बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। यहां पे देखो फिर आप लोग यहां से समझ लेना, ये सीओ अब की बार इन दोनों का ज्यादा पार्टनरशिप होगी या जो होगा, और फिर ये देखो ये सीओ और ये फिर पीएससीओ, ध्यान रखना इसका और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन चारों की इनोल कंटेंट का जो ऑर्डर है वो करके आना 4 3 2 1। अच्छी तरह से समझ लो। आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन लगेगा कि ये तो सर इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, बट ध्यान रखना केस केवल इनोल फॉर्म का ही है। ये आप अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो इन चारों के ऑर्डर का पता चल गया आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, वही आपको क्या बताना है, इनोल कंटेंट का ऑर्डर बताना है। तो देखो ये तो आपका एक तरह से ये हो सकता है कि ये तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तो शो ही नहीं करेगा टोटोमेरिज्म, तो इसको तो आप लोग छोड़ दो शायद में एक बार। अगर यहां पे बात करें तो देखो इस बॉन्ड का इसके साथ इनोलाइजेशन होकर के इसका जो कंपाउंड बनेगा वो आपका फिनोल ही बन जाएगा। और यहाँ पे मान लो ये H है, इसका इनोलाइजेशन होकर के ये वाली सिचुएशन आ जाएगी और ये वाली सिचुएशन आई तो आपका ये फिनोल बन गया। सॉरी ये फिनोल नहीं बनेगा, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और ये केवल देखो ये तो एरोमेटिक बन रहा है, तो सबसे ज्यादा इनोल फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करेगी। फिर ये दूसरे नंबर पे इसका इनोलाइजेशन शो करेगा ही नहीं, ये ऑलरेडी इनोल फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इनोल कंटेंट बनेगा वो सेकंड का, फिर थर्ड का और फिर आपका फर्स्ट का। ये चेक कर लो भाई आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे की ऐसे हमेशा याद रखने हैं जब भी आपको इनोल कंटेंट के लिए पूछा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, किसके, कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको किसके, जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। अब जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और कल एक क्लास और रखेंगे हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस की। और अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक अलग कंसेप्ट का है, मतलब है उसी का, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल कन्फर्मेशंस ऑफ कंपाउंड्स। कि जैसे मैं अभी देखो आप समझ जाओगे, एक बार बहुत अच्छे से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। कि मान लो आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अब बेसिकली मैं बता दूं हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। और देखो मैंने आपको बहुत अच्छी करवा रखी है वीडियोज में, आप ऐसी ऐसी एनर्जीज के बारे में मैंने बता रखा है जो आपको शायद आइडिया नहीं होगा, वो एनर्जी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आज भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में कोई भी कंपाउंड है, मान लो जैसे आपको कोई पूछ ले कि आपको ये कह दे सिंपल तरीके से, मान लो कि 1,2 डाइओल है, 1,2 डाइओल एथेन है मान लो, या हम लोग ये कह दे कि इथेन 1,2 डाइओल है, मतलब आपके पास मान लो ये वाला कंपाउंड है और आपको कह दे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में कि इसकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एक्लिप्स फॉर्म करेगी, स्टैगर्ड फॉर्म करेगी, गोचे फॉर्म करेगी या स्कू फॉर्म करेगी। तो उसके लिए हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और इस वाले टॉपिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी कंपाउंड का कौन सा कंफर्म जो है वो मोर स्टेबल होगा, या कोई कंपाउंड कौन से कंफर्म में एग्जिस्ट करेगा। उस चीज को समझने के लिए हमें उस कंपाउंड की हर एक कंफर्मेशन में कुछ चीजों का पता होना चाहिए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी कंपाउंड के मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन का डिस्कस करेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वो इंपॉर्टेंट चीजें देखो, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंपाउंड में कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के बाद हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे कि कहीं जो ग्रुप है, बड़े ग्रुप कहीं पास तो नहीं आ रहे हैं, और अगर पास आ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे एंगल स्ट्रेन। हम लोग ये देखेंगे कि जो कन्फर्मर बन रहा है उस कन्फर्मेशन में कहीं एंगल स्ट्रेन तो नहीं है। देखो ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, ध्यान रखना इस बात का। वो वीडियोज आपको देखने हैं, उसके बाद इस क्लास का मतलब निकलेगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे क्या देखना है,
टोर्सियोनल स्ट्रेन। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि टोर्सियोनल स्ट्रेन क्या है, मेरा पुराना वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। मैंने आपको बताया था कि मान लो ये दोनों बॉन्ड है और ये दोनों बॉन्ड जो एक्लिप्स बॉन्ड है, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होता है या जो स्ट्रेन होती है उसको हम लोग टोर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। वहां पे भी बताया मैंने आपको। नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या देखते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कि ऐसा कोई कन्फर्मर जिसमें कुछ ग्रुप्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा हो। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है रिंग स्ट्रेन भी चेक करनी है। और रिंग स्ट्रेन में मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जब एंगल स्ट्रेन प्लस टोर्सियोनल स्ट्रेन को साथ में रखा जाता है उसको हम लोग रिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी आपका जो कंपाउंड दिया गया है उसका कौन सा कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल होगा, ये डिसाइड करते समय हमें ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। आप अच्छी तरीके से समझ लेना। और देखो ये जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलना है एग्जाम में, चाहे देख लेना आप लोग। फिर आप ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन रह गया हमारा या ये क्वेश्चन नहीं हो पाया हमारा, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चले। देखो अब आगे चलने के लिए देखो, अब समझने वाली कहानी तो देखो थोड़ी बहुत बची है, बाकी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो देखो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें समझ लो आप लोग। देखो इतनी सारी केमिस्ट्री डिस्कस करने के बाद आपको ये लगेगा कि अगर 1,2 डाइफ्लोरोएथेन की बात करें, देखो दो चीजें समझो अब आप लोग। एक्चुअल में हम लोग इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। देखो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। और इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइफ्लोरोएथेन, ऐसे समझना है। अब ऐसे पता चला आपको नाम लिख के दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता ही नहीं है, तो फिर काहे का मतलब भाई। तो आप लोग दोनों चीजों का ध्यान रखना। देखो ये इसकी स्टेगर्ड एंटी स्टेगर्ड फॉर्म है और ये इसकी गोचे फॉर्म है। लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, नेट वेट में भी पूछा गया है। कि हमें लग तो ये रहा है कि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में होने चाहिए, तो हमें ये लगेगा कि ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका ये वाली जो फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है। और इसका कारण क्या दिया गया, अब देखो कारण में कई जगह आपको कंफ्यूजन मिलेगा, मैं बता दूं। कुछ जगह तो ये लिखा गया कि ये जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण होता है। कुछ कंपाउंड्स में, कुछ बुक्स में क्या लिखा गया कि ये जो गोचे फॉर्म है 1,2 डाइफ्लोरोएथेन की जो गोचे फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहां पर कुछ एक अलग लॉजिक रख रखा है और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन CF एंड CH बॉन्ड। देखो ये CF बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस CF बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए इसकी जो गोचे फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है। देखो अगर एंटी फॉर्म हुई, ध्यान रखना एंटी फॉर्म, ये जो कहानी है वो एंटी फॉर्म की है। एंटी फॉर्म में क्या होगा आपका, ध्यान रखना कि एंटी फॉर्म मतलब ये एंटी फॉर्म देखो इन दोनों के रेफरेंस में, ये ध्यान रखना, और यहां पे इन दोनों के रेफरेंस में। बात समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से। तो कुछ जगह आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कुछ जगह आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन CF एंड CH बॉन्ड। क्योंकि देखो ये दोनों बॉन्ड, ये CF और CH बॉन्ड एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है, तो इस CH बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस CF बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा इस तरह से, और यही कहानी यहां पर होगी। तो सबसे पहली कहानी तो ध्यान रख लेना, 1,2 डाइफ्लोरोएथेन की कौन सी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है, गोचे फॉर्म। अच्छी तरीके से समझ लो, देखो ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरी और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे में ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो अच्छी तरीके से, बस सीधा ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि देखो अगर आपके पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, कोई इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड होने का मतलब है CH2 CH2 OH, और यहां पे कोई ग्रुप आ गया आपका X। मान लो यहां पे ऐसा कोई ऐसा ग्रुप आ जाए
जो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, जो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। और इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन कर सकता है? देखो X की जगह क्या हो? OH हो। अब देखो ध्यान से समझ लो भाई, क्या हो आपका? OH हो, NH2 हो, F हो, Cl हो, Br हो, OCH3 हो, NaCH3 हो, NCH3 है। ये सारे ग्रुप अगर इस X की जगह है तो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं क्या है इन सारी लाइनों का मतलब। तो ऐसे कंपाउंड्स की हमेशा गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि गोचे फॉर्म में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं, और अब केवल कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग चेक करते जाना, मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, देखो एक तो आपका OH था ही, एक की जगह ले लिया H2N। अब देखो इसकी जो फॉर्म बनेगी आपकी, वो हम लोग गोचे फॉर्म बनाएंगे, और गोचे फॉर्म बनाएंगे तो देखो ये OH, ये NH2, ठीक है, ये आपका H, ये आपका H, और ये आपका H, ये आपका, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए इस कंपाउंड की ये गोचे फॉर्म हमेशा एग्जिस्ट करेगी सबसे ज्यादा अमाउंट में, और एज ए मोर स्टेबल। चेक कर लेना भाई आप लोग। ऐसे ही देखो अगर हम लोग इस X की जगह OH ले ले, ये OH आ गया, तो देखो वो की वो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और वो की वो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। तो देखो ये OH, जस्ट 1 मिनट, अब आप समझ जाओगे। देखो सारी कहानी, बस चीजें याद रखनी है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इस कंपाउंड की भी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अच्छी तरीके से समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मैं फिर बता रहा हूं। आप फिर रह जाओगे, अरे सर ये तो मैं छोड़ गया, ये तो मेरे को करना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मान के मैं देखो ऐसे नहीं बोलता हूं कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लेना, आप मेरे को जितना भी टाइम दोगे, 1 घंटा, आधी घंटा, पौन घंटे, जितनी भी देर ये क्लास चलेगी, आप उसके बाद विश्वास से सोचिएगा कि सर सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। इस क्लास से हमें, और सबसे ज्यादा तो तब सोचिएगा अगर आपकी याद रहे तो, जब आप जिस दिन आप एग्जाम दे के आओ। आ गई बात समझ में? देखो इसके बाद तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें, देखो तीसरे नंबर पे हम लोग अब की बार क्या करते हैं, दोनों तरफ NH2 ले लेते हैं। यहां पे भी मैं NH2 ले लेता हूं, और यहां पे भी मैं NH2 ले लेता हूं। देखो जब इसका हम लोग कन्फर्मर बनाएंगे तो कैसा बनेगा इसका कन्फर्मर? देखो देखो इसका कन्फर्मर बना लेते हैं, ठीक है, और इसका कन्फर्मर बनाएंगे तो देखो वही 3 बॉन्ड, देखो यहां पे ले लो आप लोग, जस्ट 1 मिनट, एक एमीन यहां पे ले लो, इसका एक H यहां पे ले लो, एक NH2 यहां ले लो, और बाकी सारा H H H कर दो, और यहां पे भी हाइड्रोजन सॉरी, यहां पे भी क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी भी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। देखो देखते जाओ आप, एक एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, और सारे के सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान भी रखने हैं, फिर आप ये मत कहना कि सर ये क्या गड़बड़ हुई। ठीक है भाई, ये आपका 1,2 डाई एमीन एथेन हो गया है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग बात करते हैं ब्यूटेन 2,3, मतलब मैं बता दूं ब्यूटेन, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक अलग कंपाउंड है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्यूटेन, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइऑल। और ये जो कंपाउंड है वो 2 तरह का होता है, एक तो होता है मीजो कंपाउंड, और एक आपका होता है डी और एल कंपाउंड। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है वो। देखो मैं बता दूं आप लोग, ये समझो आप लोग चीजों को, तभी चीजें समझ में आएंगी। इतना इजी गोइंग भी नहीं है भाई, आप लोग सोचो कि हम लोग चलते ही कर देंगे। तो देखो मीजो का आपको पता ही है, तो देखो मैं बना देता हूं अब इसकी स्ट्रक्चर जो है, हमारी मेन जो काम की चीज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो सबसे पहले मीजो कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और मीजो कंपाउंड में क्या होगा, देखो पहले आप लोग वही इसके 3 बॉन्ड बना लो, और 3 बॉन्ड बनाए हमने, तो ध्यान रखना
अब आप थोड़ा सा समझ लेना, मैं लिख रहा हूं CH3HOH, ठीक है, और यहां पे भी आपका OH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन और इनके बीच में। अब ध्यान रखना, एक CH3 यहां पे आएगा और एक H यहां पे आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है कि नहीं है। मीजो कंपाउंड का मतलब इसमें प्लेन लग जाएगा। और देखो, अगर इसमें प्लेन लगाना है, अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अब थोड़ा सा समझना, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को बस। ये देखो, अगर इस बॉन्ड को आप 60 डिग्री से रोटेट करोगे तो देखो OH के ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो H के ऊपर H आ जाएगा। तो फिर आपका ये जो कंपाउंड है वो एक्लिप्स बन जाएगा, और एक्लिप्स कंपाउंड के बीच में आप चेक कर लेना, इसमें प्लेन लग जाएगा। इसलिए ये जो कंपाउंड है वो आपका मीजो कंपाउंड है। और मीजो फॉर्म की भी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, दूसरी चीज समझने वाली यहां पे ये है कि हम लोग डी और एल की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो जब डी और एल की बनाएंगे तो देखो, एक OH तो यहां पे और एक OH यहां पे, ठीक है, और ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आपको क्या चेंज करना है, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, और ये H और ये OH। अब आप इसको कैसे भी रोटेट करके देख लो और फिर आप प्लेन लगा लेना, इसमें प्लेन नहीं लगेगा। बस यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको केवल और केवल ध्यान रखना है चीजों का। कि देखो, एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड भी ध्यान रखना है। एक तो ये इसकी मोर स्टेबल फॉर्म पूछ रहा है, पहली चीज, और दूसरा साथ में ये भी कह रहा है कि वो मीजो है या फिर वो DL या L कंपाउंड है, मींस वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अब आप चेक कर लेना, चाहे आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करके देखो, ये OH के ऊपर OH आ जाएगा, लेकिन अगर इसको इधर रोटेट करेंगे तो H के ऊपर CH3 आएगा, और H के ऊपर CH3 जाएगा तो आपको पता है उस कंपाउंड में प्लेन नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में भाई? तो आपको यहां पे दोनों चीजें ध्यान रखनी है। दोनों चीजें इन द सेंस क्या ध्यान रखना है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसकी मोर स्टेबल फॉर्म बनानी है। जो मीजो फॉर्म है उसकी वो गोचे फॉर्म बनेगी, दोनों OH जो है एक दूसरे की गोचे फॉर्म में होंगे। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना कि वो मीजो भी हो। तो एक्चुअल में अगर यहां पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है यहां पे, ठीक है। आगे चले, चलो नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक तो हमारा है ये वाला कंपाउंड जिसमें एक Br यहां पे है, एक Br यहां पे है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मीजो कंपाउंड की, और मीजो में मैं क्या लिखूंगा, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। मीजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। देखो समझना चीजों को, और इधर मैं लिख रहा हूं ऐसे की ऐसे, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा, अब ये मीजो नहीं है, ये क्या है, D या फिर L है। तो इनके अगर हम लोग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना, अगर इनके हम लोग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, दोनों के बना लेते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से समझ लेना, देखो अब अच्छी तरीके से समझ लेना, अगर आपका कंपाउंड मीजो है तो उसकी जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है वो आपको ये वाला बना के आना है। ये लो, दोनों ब्रोमीन एक दूसरे की अपोजिट साइड में और दोनों मिथाइल भी एक दूसरे की अपोजिट साइड में, ठीक है। और अब अगर हमें इसे 180 डिग्री से रोटेट करें तो 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये Br इस Br पे आ जाएगा, एक कार्बन को पकड़ करके दूसरे कार्बन को रोटेट करते हैं, इस मिथाइल के ऊपर ये वाला आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और फिर इसमें लग जाएगा प्लेन, और प्लेन लगते ही ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग DL की बात कर रहे हैं तो DL में देखो, एक तो वही कहानी ले लो, ये Br हो गया आपका यहां पे, ठीक है, और एक अब की बार हम लोग ये Br यहां पे, ये H यहां पे, एक H यहां पे, एक मिथाइल यहां पे और एक मिथाइल यहां पे। अब आप इस पूरे कंपाउंड को चेक कर लो, कितने भी डिग्री से रोटेट कर लो, चाहे आप कितने भी डिग्री से रोटेट कर लो, कोई भी दो ग्रुप है ना, कोई मतलब दो ग्रुप, मतलब हो सकता है दो जो ग्रुप है ये दो ग्रुप एक्लिप्स हो जाए, ये दो हो जाए, लेकिन
हमेशा एक ये मतलब हमेशा दो ग्रुप ऐसे बचे रहेंगे जो एक दूसरे की उसमें नहीं जाएंगे, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ लेना, ये इसकी डीएल फॉर्म है, और डीएल फॉर्म है इसका मतलब ये देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई नोट सोर्स नहीं दूंगा आपको इसके, आप लोग ये सारी स्ट्रक्चर एक वाइट पेज पर जरूर उतार लेना, और उतारना इसलिए जरूरी है कि ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो ये आपका 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन हो गया, मीजो फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी, और आपकी डीएल फॉर्म जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, और नया एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो नया एग्जाम्पल जो है वो आपका कुछ ये वाला है, 2 क्लोरो एथेनॉल। अब देखो नाम भी ध्यान रखना है, नंबरिंग यहां से 1 2, तो नाम क्या हुआ इसका, 2 क्लोरो एथेनॉल। ऐसी चीजें, सारी चीजें ध्यान रखनी है। और देखो यहाँ पे भी Cl और OH है, अब मैंने पहले ही बता दिया, देखो Cl और OH है तो देखो क्या बनेगा, ये आपका OH हो गया, यहाँ पे आप Cl लगा देना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बचे हुए सारे हाइड्रोजन। अब देखो अगर इसके साथ हम लोग ये वाला कंपाउंड ले लें, यहाँ पे फ्लोरीन ले लें, तो उसकी भी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ध्यान रख लेना भाई। बस क्या होगा, इस क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। चेक करो आप लोग, देखो एकदम इजी गोइंग चीजें हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि ये चीजें कुछ टफ है या आप लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का, एकदम सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। अब इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं जो आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक तो देखो प्रोपीन, इसकी बात कर रहा हूं, प्रोपीन, और प्रोपीन का फॉर्मूला बेसिकली ये वाला होता है। और जब हम लोग इसकी कंफर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग इसका अगर कंफर्मेशन की बात करते हैं तो इसका जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है वो कुछ इस तरह का होता है, देखो, ठीक है। और यहां पे अब ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां पे आप लोग डबल बॉन्ड लगाना CH2, और यहां पे ये वाली फॉर्म जो है एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में H इज सिन टू विनाइलिक ग्रुप। ये ध्यान रखना भैया, ये वर्ड कई बार लिखा हुआ मिलता है आपको एग्जाम में। ये फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, और ज्यादा एग्जिस्ट इसलिए करेगी, मैं बता दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक्चुअल में होगा क्या, ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या डाइपोल बन जाएगा, तो एक डाइपोल ये, और इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस पे तो नेगेटिव आया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से, प्रोपीन की कहानी बता रहा हूं, और अगर प्रोपीन की कहानी खत्म समझ में आ गई हो तो ऐसे की ऐसे ही ध्यान रखना प्रोपेनेल की कहानी हो जाएगी। और जब प्रोपेनॉल की कहानी आएगी तो बस कुछ नहीं, बस माइनर सा चेंज, यहां पे CO आ जाएगा, और रीजन वो का वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो एकदम इजी गोइंग चीजें, आपको कहीं कोई इशू नहीं आना चाहिए, इन सारी चीजों में आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। और अगर ऐसे की ऐसे ही अगर आपको प्रोपेनेल दे दिया जाए, ये तो एथेनेल हो गया, अगर प्रोपेनेल दे दिया जाए मींस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CO दे दिया जाए, तो बस थोड़ा सा चेंज कर देना, और थोड़ा सा चेंज क्या करना है, ये मिथाइल यहाँ पे ले आना, ये H ये CO और ये H, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई, और कारण वो के वही हैं सारे के सारे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन वाले। देखो एक एक कंपाउंड का मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और आप चेक भी कर लो, आपको कहीं किसी तरह का कोई भी इशू किसी भी क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ये सारे आपको याद करने, और आपको मैं बता रहा हूं फिर एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको एग्जाम में।
और ये ऐसे होने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप अपने बेसिक नॉलेज पे कर दोगे, ये सब चीजें अगर आपको याद है तब कर पाओगे आप लोग। ठीक है भाई, देखो और एग्जांपल्स बता देता हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो एक जो है आपका ये वाला कंपाउंड होता है, इसका नाम क्या है, नाम ध्यान रख लेना, 3 हाइड्रोक्सी, देखो नंबरिंग यहां से 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। ठीक है, एक इसी तरह का जो कंपाउंड है आपका वो कुछ इस तरह से हो सकता है, जस्ट 1 मिनट, यहां पे NH2 और वही आपका यहां पे CO यहां पे, और इसमें क्या हो जाएगा अब की बार 3 एमिनो प्रोपेनेल। ठीक है, देखो इसका आप लोग बना लेना, इस वाले का मैं बना देता हूं आप लोगों को। देखो इसका जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनेगा, ठीक है, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में मैं बना रहा हूं, जो सबसे स्टेबल कंफर्मेशन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखो अब ध्यान रखना, ये CO आपका, ये H, ठीक है, अब इसको OH को इधर ले आना, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही है ना, और बाकी की सारी कहानी ये वाली, ये लो बस, मीन्स 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल में भी जो है वो गोचे फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चेक कर लो आप लोग अच्छी तरीके से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, गोचे, और सेम फॉर्म इसकी बना लेना, केवल OH की जगह NH2 लगा देना, और इसकी भी जो है वो गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। देखो ये जो क्लासें हैं, और अगर आपने मेहनत की है, अभी तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो और आपने मेहनत की है, ये क्लासें जो हैं आपकी वो रामबाण साबित होंगी, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। ये जो क्लासें हैं आपकी वो रामबाण साबित होंगी, अच्छी तरीके से याद रख लेना आप लोग। ठीक है भाई, आगे चले, आगे की क्या कहानी है, देखो आगे की कहानी क्या है। देखो अभी मैंने बता दिया है, वैसे मैं फिर भी कंपैरिजन करके बता देता हूं। मान लो आपके पास एक तो ये वाला कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमो एथेन, और एक आपका मैंने अभी बताया था 1,2 डाइफ्लोरो एथेन, तो इनकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है भाई, मोस्ट स्टेबल। तो अब आप ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को, देखो इस कंपाउंड की तो ये वाली फॉर्म मोर स्टेबल होगी, या ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, जबकि इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसकी हमेशा गोचे फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंपाउंड्स में। आप ऐसे मत सोचना कि फ्लोरीन में भाई, यहाँ पे मैंने कारण बता दिया है, अब आप मत सोचना कि फ्लोरीन की सर गोचे फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी भी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, नहीं, इसकी हमेशा एंटी स्टेगर्ड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इसकी जो है वो जो गोचे फॉर्म है, सॉरी, इसकी गोचे फॉर्म एग्जिस्ट करेगी 1,2 डाइफ्लोरोएथेन की, और 1,2 डाइब्रोमो एथेन की जो है वो कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद देखो बहुत सारी चीजें अब आपको समझ में आ जाएंगी। एक नया कंपाउंड, नया तो नहीं है लेकिन इस कंपाउंड की जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है वो आप लोग बना लेना, अच्छी तरीके से समझ लो। नाम क्या है इसका, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। चेक कर लेना भैया जी, इसका कौन सी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होगी वो आप ध्यान रख लेना। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया है, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्केन और एल्केन के डेरिवेटिव्स, मतलब वो उल्टा बोल रहा हूं, आप वैसे कंफ्यूज मत होना कि एल्केन के क्या डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन एक बार कंफर्मेशनल आइसोमर में हम लोग जो है एल्केन के कंफर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके हम लोगों ने चेक किया है कि किस ग्रुप को या किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर, कौन सा ग्रुप लगाने पर उनकी कौन सी जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगी। अब हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है।
अब देखो अच्छी तरीके से समझ लेना, सब कुछ बताया हुआ है, मैं बहुत ज्यादा शुरुआत से नहीं बताऊंगा। ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है। इसमें देखो आपके पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, दो तरह के बॉन्ड, 6 हेक्सियल बॉन्ड होते हैं और 6 ही आपके इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। ध्यान रख लेना भाई, ये 6 हेक्सियल बॉन्ड, 6 इक्विटोरियल बॉन्ड। देखो अब थोड़ा सा समझना आप लोग अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो सही है कहानी। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के। बाकी तो देखो मेरा सब कुछ बताया हुआ है, उससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, और हम लोग इसका जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम लोग लेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो इसकी चेयर फॉर्म अगर बनाएंगे तो अब देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो चीज मैं बता रहा हूं। देखो यहां से ये पूछा जाता है सबसे पहले तो कि इसकी कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो ध्यान रखना इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। कितनी फॉर्म? दो फॉर्म। दो फॉर्म कौन सी है? देखो समझो, दो फॉर्म जो एग्जिस्ट करेंगी वो मैं बता देता हूं, जस्ट 1 मिनट दोबारा बनाता हूं मैं। दो फॉर्म जो एग्जिस्ट करेंगी वो देखो, एक फॉर्म में तो जो मिथाइल होगा वो आपका हेक्सियल होगा, और दूसरी जो फॉर्म होगी वो आपकी होगी जिसमें मिथाइल जो है वो इक्विटोरियल पे एग्जिस्ट करेगा। ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, ध्यान रखना इसकी। कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी? दो फॉर्म। अब देखो मोर स्टेबल कौन सी होगी, तो इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं कि इस तरह से, इस एरो का मतलब है कि ये फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है। और ज्यादा एग्जिस्ट क्यों करती है? देखो सबसे पहले तो ये समझो, देखो यहां पे क्या है, ये H है और एक तरह से ये वाला H है। अब यहां पे देखो अगर कोई ग्रुप है तो यहां पे इस तरह की इंटरेक्शन होती है, और इस तरह की इंटरेक्शन को बोलते हैं, मैं बता देता हूं, 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शंस। 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन एक तरह से रिपल्सन की इंटरेक्शन है, और रिपल्सन की इंटरेक्शन होने से ये मान के चलो कि ये जो इंटरेक्शन है वो इस फॉर्म को अनस्टेबल बना देगी। और कितनी अनस्टेबल बनाएगी? देखो मैं बताता हूं, इसकी एनर्जी को तो हम लोग मानते हैं 0 किलो कैलोरी। ध्यान रखना भाई अच्छी तरीके से। और अब मैं काम की बात बता रहा हूं आपको, वो काम की बात क्या है कि ये ये ध्यान रखना, ये जो एक 1,3 हाइड्रोजन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन की 1,3 डाइपोल इंटरेक्शन है। अब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझना, जो एक 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शन है वो जो है इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को 7.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कितनी? 7.3 किलो जूल पर मोल। या फिर ध्यान रख लेना क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे, अच्छी तरीके से समझना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर किलो कैलोरी में लिखेंगे तो 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। अब देखो ये जो एक इंटरेक्शन है इसकी एनर्जी कितनी हुई? 0.9 किलो कैलोरी। तो कितनी इंटरेक्शन है? दो, तो दो इंटरेक्शन की कितनी एनर्जी हो जाएगी? लगभग 1.74 कुछ होता है, ध्यान रखना, वो आप थोड़ा सा समझ लेना। देखो एक बार, एक्चुअल में ये जो है 1.74 होता है। तो अब ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन की CH3 के साथ डाइपोल इंटरेक्शन होती, सॉरी 1,3 डाईहेक्सियल इंटरेक्शन होती है, उसकी एनर्जी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यहाँ पे दो इंटरेक्शन हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.74 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई है कि ये जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। कितनी ज्यादा है? 1.74 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर उसकी बात करें किलो जूल में, तो किलो जूल में आ जाएगा, इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा? 7.3 किलो जूल पर मोल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा आपको, यहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है जो चीजें एग्जाम में आती हैं। तो अगर आपका मिथाइल है और अगर
मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो उसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी और दोनों फॉर्म में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इक्विटोरियल वाली फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल होगी। कितनी ज्यादा? 1.47 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा स्टेबल होगी इस हेक्सियल वाली से। और इसके अनस्टेबिलिटी का कारण समझ में आ गया, दो जगह आपका 1,3 डाई हेक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, ये आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड की कहानी हो गई है। अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर लेते हैं, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड की। डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड में तीन तरह की बात करेंगे। एक तो मान लो ये वाला, ये हो गया 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक हम लोग बात करेंगे किसकी? इसकी CH3, ये आपका हो गया 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। और एक हम लोग बात करेंगे किसकी? इसकी, जो आपका हो गया 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले हम लोग इसी को ले लेते हैं। देखो अब फिर आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये पूछा था कि इसके कितने आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, इसके बेसिकली 3 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे 1,3 बोला है इसने, सिस ट्रांस नहीं बोला है। सिस ट्रांस बोलता तो अलग कहानी होती। इसने केवल 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला है। इसकी 3 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। और 3 फॉर्म कौन सी एग्जिस्ट करेंगी? देखो हो सकता है दोनों मिथाइल हेक्सियल पे हों और दोनों सॉरी इक्विटोरियल पे हो। ये दोनों, इसको एक तरह से मैं बोलूंगा सिस सॉरी ट्रांस ही है। ये जो है आपका ट्रांस कंपाउंड है। हो सकता है एक आपका एक्सियल पे हो और एक इक्विटोरियल पे हो, ये आपका सिस है। और हो सकता है आपका एक हेक्सियल पे और दूसरा भी हेक्सियल पे, ये आपका ट्रांस। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, ध्यान रखना। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई इनकी एनर्जी बताओ आप, देखो यही काम की चीज है, इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्लास रखी थी। तो देखो इसमें तो कोई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी तो लेंगे 0 किलो कैलोरी पर मोल। देखो इस CH3 की हाइड्रोजन के साथ कोई 1,3 डाई हेक्सियल इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि इक्विटोरियल पे है। जबकि यहां पे अगर इसकी बात करें तो इस हाइड्रोजन की 2 इंटरेक्शन होंगी इस मिथाइल की, और इस मिथाइल की होंगी तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब आपको समझ में आ जाएगा, 1.74 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो मजे की बात, ठीक है, और मजे की बात क्या है, यहां पे ये वाला H, ठीक है, तो इसकी इसके साथ इंटरेक्शन होगी भाई, ये 1,3 डाइहेक्सियल। अब और भी मजे की बात, ये H और यहाँ पे ये H, इसकी इंटरेक्शन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ होगी। तो देखो 1.74 तो इसके कारण एनर्जी और 1.74 इसके कारण एनर्जी, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। देखो समझ लो चीजों को, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। फिर बाद में मत कहना कि मेरा रह गया सर, मेरे को पता नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद हैं आपको, ये सब ऐसा लग रहा होगा इस समय यार ये सब चीजें तो इजी हैं। भाई साहब कोई इजी चीजें नहीं है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, आप यकीन मानो, आप यकीन मानो। तो ध्यान रखना ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया और यहां से एक नया क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जब दोनों मिथाइल इक्विटोरियल इक्विटोरियल हो। उसके बाद स्टेबल होता है जब एक हेक्सियल एक इक्विटोरियल या एक इक्विटोरियल एक हेक्सियल। और सबसे कम स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की होती है जिस पर दोनों मिथाइल हेक्सियल हेक्सियल पे होते हैं। ये भी ध्यान रख लेना भाई, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना फिर। आ गई बात समझ में? तो ये तो आपके हो गए 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के। चेक कर लो आप लोग अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इस कंपाउंड के आइसोमर पढ़ लेते हैं। और देखो मजे की बात, देखो इसके भी 3 ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। और 3 आइसोमर कौन से एग्जिस्ट करेंगे? देखो उसके, सॉरी
देखो बस चीजों को समझना है, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी टिपिकल चीजें नहीं है। इसकी भी 3 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, और 3 फॉर्म कौन सी करेंगी मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान रखना। 1,3 पे है तो हो सकता है दोनों मिथाइल हम लोग कहां पे ले लें, इक्विटोरियल पे ले लें, और इक्विटोरियल पे लेंगे तो ये आपका एक फॉर्म तो ये वाली होगी, और ये जो फॉर्म है आपकी, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो ये वाली जो फॉर्म है वो आपकी क्या है, ट्रांस है। देखो एक इक्विटोरियल एक हेक्सियल, तो ये भी आपकी क्या है, ट्रांस है, ठीक है। और आपकी हो सकती है दोनों ही, सॉरी जस्ट 1,3 पे लेना था मेरे को, ठीक है, तो दोनों ही इक्विटोरियल पे हो आपकी, और दोनों ही इक्विटोरियल पे होंगी तो एक CH3 ये और एक CH3 ये, ठीक है। तो यहां पे देखो ये वाला भी आपका क्या है, ट्रांस है। अब आप अच्छी तरीके से समझ लेना जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब अगर ये हेक्सियल पे है तो इस वाले, जस्ट 1 मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूं, तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गई बात। तो इस पे दोनों CH3 की, इसकी जो है वो दोनों CH3 की, अच्छी तरीके से समझ लेना, यहां पे केवल एक CH3 की और यहां पे किसी भी CH3 की, तो इसकी की 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होंगी, तो इसकी एनर्जी तो सबको पता है कितनी करके आओगे, 0 KCl। आ गई बात समझ में, क्या करके आओगे, 0 KCl। 0 KCl के बाद देखो आगे की बात अगर हम लोग करें, यहां पे अच्छी तरीके से समझ लेना, इसमें एक CH3 की है तो 1.74 किलो कैलोरी पर मोल, इसमें 2 CH3 की होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 3.40 किलो कैलोरी पर मोल टोटल एनर्जी, क्योंकि यहां पे 2 CH3 की दो 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शंस हो रही हैं। इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट ये वाली फॉर्म, फिर ये वाली फॉर्म, और फिर सबसे कम ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी भाई। और अब आपको क्या करना है, अगर एक एग्जाम्पल और ले लें हम लोग, और अगर उस एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो आपको क्या करना है, अब की बार कौन से कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे, 1,4 का, और 1 फॉर्म में भी आप वही 3 फॉर्म बना के आना। देखो समझ लो ये सब चीजें बहुत काम की चीजें, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। देखो या तो दोनों की दोनों आपकी इक्विटोरियल, और दोनों की दोनों इक्विटोरियल मींस ट्रांस, अच्छी तरीके से समझ लो भाई, दोनों की दोनों ट्रांस, हो सकता है एक हेक्सियल हो और एक इक्विटोरियल हो तो ये आपका सिस, ठीक है, हो सकता है दोनों की दोनों आपकी हेक्सियल हो तो ये आपकी ट्रांस, ठीक है। अब देखो एनर्जी का वही रेफरेंस दे देना, यहां पे कोई 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन नहीं है तो एनर्जी कितनी, 0 किलो कैलोरी पर मोल। यहां पे देखो इस मिथाइल की 1,3 डाइहेक्सियल इंटरेक्शन नहीं होंगी, लेकिन इसकी होंगी, और इसकी 2 हाइड्रोजन के साथ होंगी, एक हाइड्रोजन की 0.9, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 1.74 किलो कैलोरी पर मोल। और इसमें देखो इस हाइड्रोजन की भी होंगी और इस वाले हाइड्रोजन की भी होंगी, CH3, तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी हो जाएगी वो 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। चेक कर लो भाई आप लोग, अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो आप लोग पूछ लो। देखो जितना मुझे लगता था इतना बताना है, जितना मैं बता सकता था वो पूरी कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स और ध्यान रखने हैं आपको, और कुछ एग्जांपल्स में मैं बता देता हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और पहला इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोई ये कह दे कि सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, सिस 1,3 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताओ, और इधर आप लोग सिस 1,4, अब की बार पहले 1,3 था, फिर अब की बार 1,4 की बात कर रहा हूं, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बताओ। तो मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान रख लेना। देखो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, और चेयर फॉर्म में भी आप लोग ध्यान रखना दोनों के दोनों जो होंगे वो एक्सियल पोजीशन पे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप फिर ये मत कहना कि सर ये फॉर्म कैसे स्टेबल हुई है, ठीक है। और अब देखो अगर इसकी ट्रांसफॉर्म देखें तो इसकी ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी, इसकी जो ट्रांसफॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ध्यान रखना ये कंपाउंड हमेशा सिस फॉर्म में इस कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। अगर 1,4 की बात करें तो देखो ध्यान रखना, अब ये कंपाउंड कभी भी, पहली चीज ध्यान रखना, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बोट फॉर्म में। जस्ट 1 मिनट, ये कंपाउंड किस में एग्जिस्ट करेगा, बोट फॉर्म में। और बोट फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पे होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट 1 मिनट, सही तरीके से बना देता हूं एक बार। ये आपकी बोट फॉर्म है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, ये H OH और ये O और ये H, यहां पे हाइड्रोजन। ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है किसका, सिस 1,4 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। ये वाला आपका कवर हो गया, ये वाला आपका कवर हो गया। इसकी अगर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इसकी ट्रांसफॉर्म हमेशा चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। और चेयर फॉर्म में भी कैसे, देखो ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, दैट्स ऑल। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरीके से, अगर किसी को कोई कंफ्यूज लगे तो आप पूछ लेना मेरे से। चलिए भाई आगे, एक बार आराम से देख लो यहां तक, अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लो हमें, एक बार चेक करो आप लोग यहां तक। एक बार यहां तक सब लोग चेक कर लो। देखो एक एक कंपाउंड को लेकर के, अब देखो याद तो आपको ही रखना पड़ेगा, जितना मैं बता सकता हूं, जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश मैं कर रहा हूं, जितना अच्छे तरीके से, जितना ज्यादा मैं बता सकता था उतना मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है आगे चले। इसके अलावा देखो एक दो कंपाउंड और है, उनका भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। देखो अगर आपको कोई इस तरह का कंपाउंड दिया जाता है, मान लो ये आपकी चेयर फॉर्म है, एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे है। अब आप इसका नाम पता चल गया होगा आपका, इसका नाम होगा सिस 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। देखो अब इसकी अगर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन की बात करें तो इसके अलावा तो कोई कंफर्मेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना ये कंफर्मेशन इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन नहीं है। इसका जो एक तरह से मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है वो एक्चुअल में ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जस्ट 1 मिनट दोबारा बनाता हूं मैं थोड़ा सा इसको, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्विस्ट बोट फॉर्म में। जस्ट 1 मिनट, ये ट्विस्ट बोट फॉर्म है और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करके एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर, एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर, ये इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है। इसके अलावा देखो एक कंपाउंड और होता है, अगर आपको ऑक्सेन दे दिया जाए, इस तरह का कंपाउंड दिया जाए तो ये भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड है, 3 हाइड्रोक्सी ऑक्सेन। क्या बोलते हैं इसको, 3 हाइड्रोक्सी ऑक्सेन। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरीके से। इसमें भी जो OH है वो सिस फॉर्म पे एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कंपाउंड और, ये तो देखो आप देख लेना, मैं बता देता हूं केवल, अगर आपको ये वाला कंपाउंड दिया जाए, ये OH और यहाँ पे NH2, तो ध्यान रखना इसकी ये सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनाए तो कुछ इस तरह की होती है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे और यहाँ पे ये आपका
NH2 और ये आपका OH। ऐसा लगेगा कि ये फॉर्म मोर एग्जिस्ट करेगी या मोर स्टेबल है, लेकिन ध्यान रखना ये वाली मोर स्टेबल नहीं है। जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये वाली होगी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो एक एक करके मैं सारी स्ट्रक्चर बता रहा हूं और आप सारी स्ट्रक्चर्स लिख लेना। फिर ये नहीं है कि एग्जाम में आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, वो सारी चीजें एक बार आप लोग माइंड से निकाल देना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर थी जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, जो जो अच्छे एग्जाम हुए हैं उनमें मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ये चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें एक बार मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा देखो एक चीज और कई बार पूछी गई है, मतलब पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, लेकिन क्या पता पूछ ले। तो हम लोग एक बार सेफ जोन के लिए दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। एक हम लोग अब डिस्कस करते हैं डेकेलिन का। और देखो सबसे पहले तो आपको डेकेलिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपका डेकेलिन है और यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये डेकेलिन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो एक फॉर्म इसकी जो है वो ये वाली होती है और ये वाली में हो सकता है दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो सेम साइड में है, मींस ये सिस डेकेलिन बोली जाती है। या फिर दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो अबोव द बिलो द प्लेन हो, तो ये भी सिस ही है। वैसे ये दोनों डेकेलिन ही सिस डेकेलिन है, ये हाइड्रोजन ये। एक दूसरी जो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो ट्रांस डेकेलिन होती है। और ट्रांस डेकेलिन होने का मतलब क्या है, देखो दोनों हाइड्रोजन कहां जाएंगे एक दूसरे की ट्रांस फॉर्म में। वो कैसे बनेंगी, देखो एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। देखो हो सकता है इसको हम लोग अबोव द प्लेन कर दें और इसको बिलो द प्लेन कर दें, तो ये दोनों सिस डेकेलिन है, ये दोनों ट्रांस डेकेलिन। अगर इनको चेयर फॉर्म में बनाया जाए तो आप ध्यान रखना, देखो अगर ट्रांस को बनाएंगे तो ट्रांस में तो आपको कुछ नहीं करना, दो रिंग आप इस तरह से जोड़ देना। ये तो आपकी ट्रांस डेकेलिन है जिसमें दोनों हाइड्रोजन जो है ट्रांस हैं। अब आप चेक कर सकते हो ट्रांस क्यों है, क्योंकि देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है एक दूसरे के रेफरेंस में ट्रांस है, इसलिए इसको ट्रांस डेकेलिन बोलते हैं। लेकिन अगर सिस डेकेलिन की बात करें तो सिस डेकेलिन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिंग तो हमने यहां बना दी, इसके बाद देखो एक बॉन्ड इक्विटोरियल पे, एक बॉन्ड हेक्सियल पे, ठीक है। एक बॉन्ड इक्विटोरियल पे, एक बॉन्ड इक्विटोरियल पे, मतलब ये वाला बॉन्ड हेक्सियल पे, एक वाला इक्विटोरियल पे, ठीक है। ये अब आपका सिस हो गया है, तो ये आपकी सिस डेकेलिन। देखो ये वाला बॉन्ड इक्विटोरियल, ये हेक्सियल, तो आपका सिस, और अगर दोनों इक्विटोरियल तो आपका ट्रांस। तो ये आपकी सिस डेकेलिन की स्ट्रक्चर है, ये आपकी ट्रांस डेकेलिन की। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी पूछा जा सकता है यहां पर। और अगर ट्रांस डेकेलिन की, सिस डेकेलिन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन पे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के रेफरेंस में सिस पर है। आगे बात समझ में, ये आपके डेकेलिन के हो गए हैं। इसके बाद देखो कुछ नहीं, इसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो आपको मैं नेचुरल प्रोडक्ट में बता भी चुका हूं कि अगर हम लोग ग्लूकोपाइरिनोसाइड की बात करें तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो आपकी अल्फा एनोमर फॉर्म होती है, एक बीटा एनोमर। तो देखो आपको अब देख लेना, ये सब कुछ करवाया हुआ है, बस मैं जस्ट बता रहा हूं। ये OH, ये OH, ये OH, ये OH और ये CH2OH। देखो एक बार मैं दूसरी फॉर्म वो बना देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ये ऑक्सीजन, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH सॉरी, और ये आपका CH2OH। देखो मैंने पूरा उस वीडियो में करवा रखा है जो मैंने आपको नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ाया है। देखो ये वाला होता है आपका अल्फा एनोमर, और मैंने वहां बताया था कि ये वाला OH और ये COH2OH अपोजिट हो उसको अल्फा बोलते हैं, और अगर ये दोनों सेम साइड में हो उसको बीटा एनोमर बोलते हैं। देखो अब आप एक चीज देखो यहाँ पे
कि अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक OH जो है वो हेक्सियल पे है, बाकी सारे इक्विटोरियल पे है, और इसमें सारे के सारे ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल पे है। इसका मतलब ध्यान रखना, जो बीटा एनोमर है वो अल्फा एनोमर के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। लेकिन मजे की बात देखो, नेचर में जितना भी एनोमर पाया जाता है, ग्लूकोपाइरिनोसाइड पाया जाता है, वो हमेशा अल्फा एनोमर की फॉर्म में पाया जाता है। मींस ये मानना, नेचर में कोई भी कंपाउंड या कुछ भी सब्सटेंस जिसमें अल्फा ग्लूकोपाइरिनोसाइड पाया जाएगा, उसमें जो मेजर अमाउंट होता है वो हमेशा एल फॉर्म का होता है, अल्फा फॉर्म का। जबकि ध्यान रखना, बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि कारण मैंने बता दिया आपको। देखो, ये छोटी छोटी चीजें मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। कोई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। देखना जब आप लोग देखो, अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इस टॉपिक में से आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक दो पे कहानी चलेगी सारे क्वेश्चंस के रेफरेंस में। ठीक है, आगे चले। आगे कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज और, 2 एग्जाम्पल और है, वो कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया जाए, टर्सरी ब्यूटाइल, और इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाए, एक ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे, एक ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे, अगर नॉर्मल कंसेप्ट की बात करें तो आप ये कहोगे कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो इक्विटोरियल पे है। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप बल्कि हैं तो स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाली फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, ये वाली फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। आगे बात समझ में। एक लास्ट एग्जांपल बस, फिर आज की क्लास खत्म। कल बस एक छोटा सा टॉपिक और इस क्लास का, स्टीरियोस्पेसिटी और स्टीरियोस्पेक्ट्रलिटी के बारे में। ठीक है, फिर आप लोग टेस्ट दे लेना। देखो, अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड, अल्फा हेलोकीटोन बोलते हैं इसको, इसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं। यहाँ पे देखो Br भी हो सकता है, ये भी कंफ्यूज मत पाना। अब देखो, आपको क्या समझना है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इधर इसका डाइपोल मोमेंट इधर। ठीक है, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन में, तो जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पोलर सॉल्वेंट में पूछा जाए तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे देखो, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट उधर, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कम। इसलिए ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है वो बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करती है, ये ध्यान रख लेना भाई। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलोकीटोन इफेक्ट, अल्फा हेलोकीटोन इफेक्ट। दैट्स ऑल। ये कहानी आपकी आज की खत्म। जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया है। ये मान के चलो, ये क्लास ऐसे ही नहीं हुई है, ये क्लास 10 घंटे की मेहनत है, ईमानदारी से बता रहा हूं। और अब आपको लगेगा भी कि आपने जो मुझे 1 घंटा या सवा घंटा जो भी दिया है, उसका रिजल्ट आपको जरूर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा। आप जरूर तैयार करके जाना इस टॉपिक को, क्योंकि देखो एक चीज मैं बताता हूं, अब तक जो मैंने पढ़ा रखा है ना आप लोगों को, वो नॉर्मल चीजें हैं, वो सब चीजें करके आएंगे सब लोग। अगर आपको अब थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा है 2-4 क्वेश्चन का, तो अब ये मान के चलना कि जो रेगुलर क्लासेस चलेंगी वो सब एडवांटेज देने वाली क्लासें होंगी आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। ठीक है।